तो जय हिंद, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग ने 3 क्लास कर चुका है, और हम पूरा शुरू से इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। शुरू से लेकर हम लोग पूरा अंत तक पढ़ेंगे, यानी प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्टोरी ख़त्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास, और उसमें 3 क्लास हो चुका है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो साहित्यिक स्रोत है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत, और आपको बता दें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानने का 3 स्रोत है: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में 3 क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने वेद को ख़त्म किया, पुराण, वेदों की रचना कैसे होता है, पुराण कितने हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा, और भी कई सारे फैक्ट्स हम लोगों ने जाने। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, और भी कई महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है और फैक्ट्स है जानेंगे इस वीडियो में हम। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। सबसे पहले आइए फैक्ट्स नंबर पहला देखते हैं। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी बौद्ध साहित्य देता है, और जैन धर्म के विषय में जानकारी जैन साहित्य देता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये रहता है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी कौन सा साहित्य देता है, तो बौद्ध साहित्य देता है, और जैन धर्म के विषय में जानकारी जैन साहित्य देता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बौद्ध साहित्य में सबसे प्रामाणिक जो बौद्ध साहित्य है वह है त्रिपिटक, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जो त्रिपिटक है सबसे प्रामाणिक, ठीक है, वह बौद्ध साहित्य है। इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है। इसके अंतर्गत, यानी त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है, ठीक है। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आइए सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले सुत्त पिटक। देखिए, सुत्त पिटक जो है इसकी रचना जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन जब हुआ था, प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान आनंद के दौरान किया गया था, ठीक है। आनंद के द्वारा किया गया था। इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। सुत्त पिटक में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। तो क्वेश्चन हमारा ये रहता है एग्जाम में यहाँ से कि सुत्त पिटक में, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस पिटक में है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। तो आपका हो जाएगा सुत्त पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान आनंद के द्वारा किया गया था, और इसमें बौद्ध जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं विनय पिटक। जो विनय पिटक है इसकी रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही किया गया था, लेकिन ये उपाली के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? उपाली के द्वारा किया गया था। इसमें बौद्ध धर्म के नियम और कानून की चर्चा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? जो बौद्ध धर्म में नियम कानून थे, ठीक है, उसकी चर्चा इसमें देखने को मिलती है। हम आपको बता दें कि अभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको डिटेल से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हम प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में ये हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी पढ़ते हैं अभिधम पिटक, ठीक है। तो अभिधम पिटक की रचना जो है तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ था, और ये मोगलीपुत्तिस के द्वारा हुआ था, ठीक है। मोगलीपुत्तिस के द्वारा हुआ था। किसका? अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान, और इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का दार्शनिक व्याख्या देखने को मिलती है, ठीक है। उपदेशों का जो दार्शनिक व्याख्या है वह देखने को मिलती है किसमें? अभिधम पिटक में, ठीक है दोस्तों। आगे है महाविभास सूत्र, ठीक है। तो महाविभास सूत्र जो है इसकी रचना चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ था, वसुमित्र के द्वारा किया गया था, ठीक है। वसुमित्र के द्वारा चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में इसकी रचना हुआ था महाविभास सूत्र का, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है बुद्ध चरितम। आपने नाम तो सुना ही होगा, बुद्ध चरितम। इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये हो सकता है कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है?
तो किसे कहा जाता है, बुद्ध चरितम को। ठीक है, और जो इसकी रचना है बुद्ध चरितम की दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, इसकी जो रचना है बुद्ध चरितम की वो अश्वघोष ने किया है। किसने, अश्वघोष ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। किसको आगम कहा जाता है दोस्तों, जैन साहित्य को। ठीक है, यानी जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें कल्प सूत्र से मिलती है। किससे मिलती है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये पूछेगा कि जैन धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कल्प सूत्र से मिलती है। ठीक है दोस्तों, कल्प सूत्र से मिलती है। और जिसकी रचना यानी कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। किसने किया है, भद्रबाहु। ठीक है, आगे है मौर्य वंश। ठीक है, इस वंश के विषय में जानकारी हमें निम्न साहित्य से प्राप्त होती है। यानी मौर्य वंश के विषय में जो जानकारी है किससे प्राप्त होती है, तो आइए जानते हैं किस किस से मौर्य वंश की साहित्य की जो है किस किस साहित्य से प्राप्त होती है मौर्य वंश के बारे में जानकारी। ठीक है, पहला है मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसकी जो रचना है, इसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया था। इसकी रचना जो है विशाख दत्त के द्वारा किया गया था। इससे भी हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलता है। ठीक है, अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है इसकी जो रचना किए थे उसने कौन किए थे, कौटिल्य और कौटिल्य कहिए या चाणक्य कहिए। ठीक है, आगे है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर का जो रचना है किसने किया है, सोमदेव ने किया है। ठीक है, इससे भी हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे है बृहत मंजरी। बृहत मंजरी जो है इसकी रचना क्षेमेंद्र ने किया है। किसने किया है, क्षेमेंद्र ने। इससे भी हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कथा सरित सागर या मुद्रा राक्षस से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, किस वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो आपका मौर्य वंश। ठीक है दोस्तों, आगे है गुप्त वंश। गुप्त वंश इस वंश के कह रहा है कि गुप्त वंश यानी इस वंश के शासनकाल में के दौरान साहित्य और कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक है, गुप्त वंश के जो शासनकाल था उस शासनकाल के दौरान साहित्य और कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ, जिस कारण इस राज्य वंश के कालखंड को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, जो गुप्त वंश का कालखंड था, ठीक है, इनके कालखंड को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग गुप्त वंश मौर्य वंश पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस इनके बारे में जो साहित्य क्या कहता है, साहित्यिक स्रोत क्या कहता है इस वंश के बारे में, बस यही जानना है हम लोग को प्राचीन भारतीय के संदर्भ में। ठीक है, आगे है इस काल के यानी गुप्त काल के सबसे बड़े विद्वान जो थे वह कालिदास थे। कौन थे, कालिदास, जिन्होंने कई सारे साहित्य जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ठीक है, ये इस प्रकार जो है रचना किए थे। कौन, कालिदास। इस प्रकार की जो जितना भी रचना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इनकी रचना जो है कालिदास ने की थी। ठीक है, और गुप्त काल के सबसे बड़े जो विद्वान थे वह थे आपके कालिदास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्धन वंश। ठीक है, तो वर्धन वंश के विषय में जो जानकारी हमें है वह हर्षवर्धन की जो रचना है नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक साहित्य से मिलती है। ठीक है, वर्धन वंश के विषय में जानकारी हमें हर्षवर्धन की रचना नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक साहित्य से मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि बाण भट्ट थे, बाण भट्ट ने जो हर्षचरित्र नामक ग्रंथ की रचना की है, बाण भट्ट जो है हर्षचरित्र नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, उससे भी हमें वर्धन वंश के विषय में जानकारी प्रदान होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है दोस्तों कि जो हर्षचरित्र नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसने किया है, तो बाण भट्ट ने किया है। और हर्ष, तो आप देख सकते हैं कि जो हर्षचरित्र नामक ग्रंथ है उसकी रचना बाण भट्ट ने किया है और इससे हमें वर्धन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, किससे, हर्षचरित्र से, जो हर्षचरित्र नामक ग्रंथ है उससे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, देखिए ये बाण भट्ट है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये बाण भट्ट है और इनकी जो रचना है वो है हर्षचरित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कश्मीर के इतिहास के विषय में क्रमबद्ध जानकारी हमें राजतरंगिणी नामक साहित्य से मिलता है। ठीक है, जो कश्मीर राज्य है, ठीक है, कश्मीर राज्य के जो इतिहास के विषय में जो जानकारी है क्रमबद्ध तरीका से, वह हमें राजतरंगिणी
नामक साहित्य से मिलती है और यह जो साहित्य है 8 तरंगों में विभाजित है। कितने तरंगों में? 8 तरंगों में विभाजित है। इसकी चर्चा जो डिटेल से हम करेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। इसको पूरा पार्ट्स बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। अभी बस हम प्राचीन भारतीय के जो साहित्यिक स्रोत है उसके संदर्भ में बस साहित्यिक जो स्रोत है उसको हम जान रहे हैं, ठीक है। और जो राजतरंगिणी की जो आपको बता दें दोस्तों कि राजतरंगिणी की जो रचना है वह कलहन ने किया है। किसने किया है? कलहन जो है राजतरंगिणी की रचना किया है। तो आप यहाँ से सवाल आपका आ सकता है कि राजतरंगिणी नामक साहित्य की रचना किसने किया है, और राजतरंगिणी नामक साहित्य से के विषय में मतलब जो साहित्य है माने किस राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो कश्मीर राज्य के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है किससे? राजतरंगिणी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे जो है देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है कलहन जो है राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किए थे, ठीक है दोस्तों। और इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है अष्टाध्यायी, एक व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी है वह एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी जो रचना है वह पाणिनि ने की है। किसने किया है? पाणिनि। और इससे भी हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। जो पाणिनि हैं अष्टाध्यायी की रचना किए थे और अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है और इससे भी हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। ये देख सकते हैं, ये हैं पाणिनि महर्षि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे जो है आगे है कि कनौज के शासक यशोवर्मन के राजकवि वाकपति ने गोडवाहु नामक साहित्य की रचना की है। किसकी रचना की है? गोडवाहु नामक साहित्य की रचना की है। किसने? यशोवर्मन के राजकवि वाकपति ने। ये थे कौन? यशोवर्मन कौन थे? कनौज के शासक थे। क्या कौन थे? कनौज के शासक यशोवर्मन थे, ठीक है। और इनकी जो राजकवि थे वाकपति, उन्होंने गोडवाहु नामक साहित्य की रचना की है जिससे हमें कनौज के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो इससे हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है दोस्तों कि कनौज के इतिहास के विषय में जानकारी हमें कौन सा साहित्य देता है। तो कौन सा साहित्य दोस्तों? गोडवाहु नामक साहित्य। कौन सा? गोडवाहु नामक साहित्य, ठीक है। ये आप देख सकते हैं चंदेल वंश के महान शासक यशोवर्मन है, ठीक है। ये कनौज के शासक थे। तो दोस्तों हमारा यहाँ तक क्लास ख़त्म होता है और आगे हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में, ठीक है। तो अभी हमारा साहित्यिक स्रोत चल रहा है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण, उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा जो है क्लास समाप्त हो चुका है। आगे अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।